बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से उसके कारकुनों के सारे शिकवे दूर होने वाले हैं, क्योंकि आज भी मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से बात हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। आज भी मैंने उनसे तस्दीक की है। क्या आप अपनी बात पर कायम हैं? क्या आप 5 अगस्त को जलसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, इसके अलावा अब हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा है, लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं। मैं हर वीडियो में ये बात इसलिए करता हूँ और कर रहा हूँ और करूँगा कि जब पीटीआई के लोग अगर मुकरें या पीछे हटें तो फिर उन्हें बताया जा सके कि आप तो रोज़ाना तस्दीक कर रहे थे, आप कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि हाँ हम लॉन्ग मार्च करने वाले हैं, हाँ हमारे पास कोई रास्ता इसके अलावा नहीं बचा है। और आज देखिए जो जंतर मंतर में हुआ है, दिल्ली के इलाके जंतर मंतर में, वहाँ पर तलबा का एहतजाज रंग ले आया। उनका मुतालबा था कि वज़ीर तालीम मुस्ताफ़ी हों और वो कई दिन के एहतजाज के बाद मुस्ताफ़ी हो गए। आज इसको दिन भर इस पर का तस्करा होता रहा। पाकिस्तान में लोग कहते रहे कि चलो अच्छी बात है कि कुछ गैरत थी लोगों में, पॉलिटिशियन में, कि वो मुस्ताफ़ी हो गए, वरना उनके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो गोलियां चलाते और वहाँ पर तलबा को मुंतशिर कर देते। 14 बंदों की लाशें गिरती और बाकी मुंतशिर हो जाते, तो ये छटा मार सकते थे, वो वहाँ पर फायरिंग कर सकते थे, सब कुछ हो सकता था। लेकिन उन्होंने तलबा के एहतजाज के आगे सरनिगू होना बेहतर समझा और वो इस्तीफ़ा देकर घर चले गए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि अगर भारत में हो सकता है कि वहाँ पर लोग अपना एहतजाज कर सकते हैं, अपने मुतालबात मनवा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं मनवा सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अभी तक इस बात पर डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम हर सूरत में 5 अगस्त को बड़ा जलसा करेंगे और उस बड़े जलसे में हम फिर ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का। तो अगरचे पार्टी के अंदर से ही कुछ लोग कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इकबाल अफरीदी साहब का भी एक अजीबोगरीब बयान मैं देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि मेरी इमरान खान से आखिरी जब मुलाकात हुई तो इमरान खान ने कहा था कि मेरी पार्टी के लोग मेरी बात नहीं मान रहे, और इमरान खान और उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान से कहा कि जो आपका गद्दार है वो मौत का हकदार है। ये तो नारा पुरतशद्दुद जमातें लगाती हैं और ये नारा एमक्यूएम ने लगाया था, जो कि एक पुरतशद्दुद जमात है और वाकई कायद का गद्दार होने का मतलब जो है वो उसको मौत ही मिलती थी। लेकिन ये अजीबोगरीब बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जी मेरे सामने वो बंदा आ जाए जिसने इमरान खान से गद्दारी की हो तो वो फिर नहीं बचेगा, मतलब उसको आप कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं वो स्पॉयलर का किरदार अभी भी अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोपहर मैंने मेजर सज्जाद का और फजल इलाही का भी जिक्र किया था, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल बतौर मजमूई, क्योंकि पार्टी की लीडरशिप अगर साथ आ गई है इस मामले में और बैरिस्टर गौहर और सलमान राजा भी अगर हम ख्याल हो गए हैं इस मामले के, तो इसका मतलब यह है कि फिर एक बड़ा एहतजाज तो होने जा रहा है। वो अलग बात है कि हमारे दोस्त मुनीब फारूक साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का सियासी फेट सील कर दिया गया है, यानी किस्मत लिखी जा चुकी है, लिख दी गई है। पहले भी सील था, यानी पहले भी उनकी किस्मत में यही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मोहर जब्त कर दी है। हाई कोर्ट से केस आईनी अदालत जाएगा और आईनी अदालत से वही होना है जो होना है। अच्छा, ये तो एक तो हमारे दोस्त मुनीब फारूक साहब ने जो बात की है कि आईनी अदालत से तो फिर वही होना है जो होना है, इसका मतलब है कि आईनी अदालत, उनके कहने का मतलब ये कि आईनी अदालत को तो फिर आपको पता ही है कि वो तो लिखे लिखाए फैसले पर अमल दरामद करते हैं, वो तो फिर वही होना है जो होना है, यानी जो करना है फिर आईनी अदालत ने तो वही कर देना है। तो मुनीब फारूक साहब एक तो पूरी अदालत को भी के बारे में भी तारुफ करा रहे हैं, हमें तो खैर पहले भी कोई शक नहीं है, लेकिन मुनीब फारूक साहब चूँकि ज़्यादा हमसे ज़्यादा समझदार हैं और ज़्यादा आइन को और कानून को समझते हैं, सीनियर वकील भी हैं, तो उनकी बात ज़्यादा काबिले गौर है हमारे लिए। जब वो कह रहे हैं तो फिर हम पे शक का क्या गुंजाइश बचती है। उन्होंने कहा कि आईनी अदालत से तो वही फैसला होना है जो होना है, तो ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। इसका मतलब है कि आईनी अदालत में तो फिर जो कहा जाएगा वो फैसला आ जा रहा है, फिर तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि इमरान खान का सही, यानी सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले का हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कल दिया था ना जस्टिस मोहम्मद अली बदर साहब ने, कि भाई नैब के जो केसेस होंगे वो हम नहीं सुनेंगे, वो जाएंगे आईनी अदालत के पास, तो आईनी अदालत ने फैसला करना है। तो जब आईनी अदालत ने फैसला करना तो फिर आईनी अदालत ने तो वही करना जो होना। तो इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी की किस्मत नहीं लिख सकता, किस्मत अल्लाह लिखता है, किस्मत ऊपर वाला लिखता है। अगर इदारे बैठ के नीचे किस्मत लिख देंगे या शख्सियात किस्मत लिख देंगी तो किस्मत तो फिर नवाज शरीफ की भी ये लिखी गई थी कि वो कभी दोबारा एमएनए नहीं बनेंगे। किस्मत तो फिर शहबाज शरीफ की भी लिखी गई थी कि बस इनका मुस्तकबिल ख़त्म हो गया, लेकिन फिर वो सियासत में आ गए हैं। तो किसी शख्सियत के किस्मत लिखने से कुछ नहीं होता, किस्मत वो लिखने वाला होता है।
वरना यहाँ पर किस्मत लिखने वालों को अपना पता नहीं होता कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है। ये तो देखे ना, वो तो कुदरत ही बता सकती है ना कि यहाँ पर जो बैठे किस्मत लिख रहे हैं उनकी अपनी किस्मत में क्या लिखा है, ये भी कुछ पता नहीं है। तो इससे हतमी तौर पर क्या कहा जा सकता है? बहरहाल दावा इमरान खान साहब ने तो सील कर दिया है, तकदीर ही सील कर दी है, किस फेट, उन्होंने कहा इनकी तकदीर सील हो चुकी है, लिख दी गई है। नहीं भाई, हम ज़मीन पर रहकर इंसान रहें तो बेहतर है, खुदा ना बने तो बेहतर है। किस्मत का लिखना, तकदीर का लिखना, ये डिवाइन फोर्स ने अपने हाथ में रखा हुआ है, इंसानों के हाथ में नहीं दिया किसी की किस्मत को लिख देना। तो इसलिए बेहतर है कि इसको जो है वो कुदरत पे ही और फितरत पे ही छोड़ा जाए, वही तकदीर लिखे जो तकदीर लिखने वाला है, जिसको ज़ेबा है तकदीर लिखना, तो बेहतर है। ज़रा कश्मीर के इलेक्शन पर आ जाएं। राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया था परसों, और आज वो गुस्सा कर गए जब उसकी बाबत उनसे सवाल हुआ। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जी 2.5-3 हज़ार अरब पीपल्स पार्टी ने करप्शन की है, जितना पैसा विफाक ने उनको भेजा उन्होंने सारा कराची दुबई में डंप कर दिया। 2.5-3 हज़ार अरब की करप्शन, 2.5-3 हज़ार अरब की मनी लॉन्ड्रिंग। आज अब उनसे शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में वो आए, सवाल किया तो गुस्सा कर गए। कहते आप मीडिया वालों का अजीब काम है, आप मीडिया वाले ये चीज़ों को उछालते हैं, मेरी बात आप हसन मुर्तज़ा को सुनाएंगे, हसन मुर्तज़ा की बात मुझे सुनाएंगे, आप हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं। और भाई आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है राना सनाउल्लाह साहब, आप इसकी वजाहत करें। कहते नहीं जी हमारा उनका आपस का मामला है। उन्होंने क्या कहा? हमारा और इनका आपस का मामला है। आपस का मामला कैसे हो गया? आपस का मामला कैसे हो गया? क्या नून लीग के पैसे थे, जो पार्टी फंड था, जो जरदारी साहब ले गए या बिलावल साहब ले गए? भाई अवाम का पैसा है, मेरा और आपका पैसा है, अवाम का पैसा है, आपस का मामला कैसे हुआ? आज राना सनाउल्लाह साहब शहजाद इकबाल पर बरसते रहे कि जी हमारा आपस का मामला है, हमारा आपस का मामला है, हम जो मर्जी करें, आप हमारे आपस में क्यों लड़ाना चाहते हैं? आपस का मामला नहीं है जनाब, 2.5-3 हज़ार अरब का मामला है, तो अवाम का मामला है। आपसे सवाल होगा, सवाल होना चाहिए, आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। लेकिन आज वो शहजाद इकबाल से उलझते रहे, गुस्सा करते रहे, कहते रहे कि हमारा आपस का मामला है। आप क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं ये सवाल करने का? और फिर उन्होंने कहा कि आपको ये सवाल करना ही नहीं चाहिए, मीडिया को अपना रवैया तब्दील करना चाहिए, आपको प्रोग्राम की रेटिंग से गरज है, इसलिए आप इस तरह के सवाल करते हैं। मीडिया ने पिछले 10-15 साल जो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया, मीडिया को अपना रवैया बदलना चाहिए। यानी उन्होंने सारा उठा के मीडिया पर डाल दिया कि मीडिया हमसे सवाल क्यों कर रहा है। भाई जब आप पब्लिकली ये बात करेंगे तो आपसे सवाल तो होगा, क्यों सवाल नहीं होगा? सवाल होना चाहिए। अगर मीडिया सवाल नहीं करेगा तो मीडिया मुजरिमाना किरदार अदा कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं दे रहा। सवाल होना चाहिए, जरूर करना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आपसे सवाल नहीं हो सकता? तो मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब का रवैया दुरुस्त नहीं था। और दूसरी तरफ जो है एक तो ये राना सनाउल्लाह ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया करप्शन का, दूसरी तरफ नदीम अफजल चंद साहब ने मरियम नवाज पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। अब आपने फैसला करना है कि कौन ज़्यादा करप्शन कर रहा है, क्योंकि नून लीग कहती है पीपल्स पार्टी करप्ट है, पीपल्स पार्टी कहती है नून लीग करप्ट है, और दोनों एक ही घर में बैठे हुए। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था ना कि दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम गंदे गंदे लगा के और फिर बैठे इकट्ठे एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं। अब नदीम अफजल चंद साहब ने क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि भुलवाल साफ सुथरा और करप्शन से पाक पंजाब के इस शहर में, साफ सुथरा और करप्शन से पाक पंजाब के इस शहर में सेवरेज पर अरबों रुपए लग चुके हैं। प्यारी बहन मरियम नवाज मालूम करें कि सुथरा पंजाब और सेवरेज के ठेकेदार से लैंड क्रूजर किसने ली है। अब वो किसी कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसी ने किसी से लैंड क्रूजर वसूल किया, यानी करप्शन। अब पूरी बात तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन इशारा उन्होंने दे दिया कि भाई किसी ने किसी से लैंड क्रूजर वसूल किया, यानी किसी ठेके में घपला हुआ है और किसी ठेके को लेने के एवज जो है वो ये लैंड क्रूजर वसूल की गई है। वो कह रहे हैं मालूम करें किसने की है। तो आप देखेंगे नून लीग वाले पीपल्स पार्टी पे करप्शन के संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं और पीपल्स पार्टी वाले मरियम नवाज पे या नून लीग पे लगा रहे हैं। तो ये ऐसा तो तभी होता है कि जब दोनों ही करप्ट हों, तभी आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना। और फिर इल्ज़ाम लगाने के बाद राना सनाउल्लाह को ख्याल आया कि नहीं 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 मीडिया में ये बात नहीं आनी चाहिए, तो मीडिया को डांट रहे हैं कि खबरदार, मैंने जो कह दिया उस पर सवाल ना करो। उधर जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी साहब, वो चले गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास। उन्होंने कहा कि जी ये जो 10 बसें इलेक्ट्रिक बसें देने का किया है, ये ऐलान किया है, ये नाजायज़ है। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर
जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल से मुलाकात की। नैयर बुखारी ने तस्वीरों वाली इलेक्ट्रो बस आज़ाद कश्मीर इंतजामिया को देने पर नोटिस लेने का मुतालबा किया कि आज़ाद कश्मीर इंतजामिया को ये बसें क्यों दी गई हैं जिस पर मरीम नवाज के इश्तहार लगे हुए हैं, गोया इलेक्शन के इश्तहार लगे हुए हैं। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद ये इक़दाम इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम है कि सियासी रिश्वत के ज़रिए पंजाब के अवाम के पैसों से इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। इनफैक्ट नैयर बुखारी ने सवाल उठाया कि टैक्स दहिंदगान के पैसों से खरीदी गई बसों पर अपनी तस्वीर क्यों लगाई गई हैं। ज़ाहिर है चलता फिरता इश्तहार बनाना आपने उन बसों को इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शन से 3 दिन पहले आप बसें चला रहे हैं और उसके ऊपर अपनी तस्वीरें लगा के चला रहे हैं, तो ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि क्या ये बसें जाती उमरा के अकाउंट से खरीदी गई हैं। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंतखाबी मुहिम के लिए एनओसी जारी करने का भी मुतालबा किया कि एनओसी जारी किया जाए और ये जो इस तरह हो रहा है इसको रोका जाए। आखिरी खबर जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है वो हमजा शहबाज से मुताल्लिक है। हमजा शहबाज साहब जो हैं उन्होंने बिल आखिर बादले नाखास्ता ना चाहते हुए उन्होंने विफाक में ओहदा कबूल कर लिया है, दफ्तर संभाल लिया है। पिछले दिनों मरी में एक मुलाकात हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया था ख़ानदान के 4 बड़े शरीक हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज। हमजा शहबाज ने उसमें ताया जान से कहा था कि मुझे पंजाब में ओहदा दे दिया जाए, पंजाब का सदर बना दिया जाए। साफ जाहिर है और मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूँ कि मरीम नवाज़ इसके हक़ में नहीं थी। अब नवाज शरीफ साहब ने तराजू हाथ में पकड़ के तोलना था, एक तरफ हमजा शहबाज को और एक तरफ मरीम नवाज़ को, लेकिन उन्होंने फ़ैसला मरीम नवाज़ के हक़ में किया और बात मरीम नवाज़ की मानी गई। बाप ने बेटी के लिए फ़ैसला किया, भतीजे को की जो ख्वाहिश थी उसको रद्द कर दिया। ये ख़ुद गर्ज़ी का जज्बा अब तक हमें सताता है। मुनव्वर साहब हैं, इंडिया के शायर, मुहाजिर नामा उन्होंने लिखा था, तो उसमें उन्होंने कहा था ये ख़ुद गर्ज़ी का जज्बा आज तक हमको सताता है कि हम बेटे तो ले आए, भतीजा छोड़ आए हैं, कि हम अपना बेटा साथ ले आए हैं, भतीजा वहीं छोड़ आए। ये ख़ुद गर्ज़ी का जज्बा है। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हुआ। बहरहाल हमजा शहबाज को भी वालिद साहब ने भी इकरार किया होगा कि भाई जो मिलता है ले लो और जो तुम करना चाहते हो यहाँ बैठ के करो। यानी करना तुम अगर ये चाहते हो कि लोगों से इंटरेक्शन करना चाहते हो, पार्टी और जो लोग हैं, MPs हैं, MNAs हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ रब्ता करना चाहते हो तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के कर लो ना। लाहौर भी तो आना होता है, वज़ीर यहाँ आ जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आ जाएंगे। तो उनको कन्विंस कर लिया गया है हमजा साहब को। तो उन्होंने विफाक में अपना ओहदा संभालने का फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हमजा शहबाज के लिए दफ्तर और मीटिंग रूम अलॉट किए जाने का इंकशाफ हुआ या ज़ाहिर से पता चला है कि मीटिंग रूम भी उनको मिल गया है और दफ्तर भी मिल गया है। यानी पूरा एक सेक्शन उनको मिल गया जहाँ वो बैठेंगे, मुलाकातें करेंगे और पार्टी कारकुनों से मिलेंगे। यही वो करना चाहते थे, लेकिन पंजाब में उनको नहीं करने दिया गया। कहा गया है कि तुम चले जाओ विफाक में जाके करो, पंजाब की हुदूद से निकल जाओ। यही मरीम चाहती थी ना कि पंजाब की हुदूद से निकालें, जो करना है जाकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बस मैं भी फिर वहीं बैठ के करूँगा और यही के सब कुछ करूँगा जो मैंने करना है। तो उनको सरकारी ओहदा तो अभी तक कोई नहीं दिया गया, लेकिन अरकान कौमी असम्बली और पार्टी अरकान के साथ राब्ताकारी कोऑर्डिनेशन के फ़राइज़ वो सरअंजाम देंगे और वो ये जो है वो ज़िम्मेदारी पहले भी सूबे में अदा कर चुके हैं। उन्हें अरकान असम्बली के हलकों के मसाइल के हल में मुआवनत का टास्क दिया जाएगा। वो वफूद से मुलाकातें भी अपने दफ्तर में करेंगे। हमजा शहबाज से कबल शहबाज शरीफ के दौरे वज़ारत आला में अरकान सूबाई असम्बली से राब्ताकारी का तजर्बा रखते हैं। ज़राए के मुताबिक उन्हें वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की 6ठी मंजिल पर दफ्तर और अमला फ़राहम कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के पास मुशीर का एक ओहदा खाली है, ताहम इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि तनकीद से बचने के लिए हमजा शहबाज को मुशीर या मुआविन ख़ुसूसी के बजाय कोऑर्डिनेटर का ओहदा दिया जा सकता है। तो अब बेसिकली ये जैसे हमारे यहाँ नहीं बच्चे ज़िद करते हैं तो खिलौना ले देते हैं हम, तो ये बड़े लोगों के बच्चे हैं तो ये ज़िद करते हैं तो इनको ओहदे मिल जाते हैं। तुम चलो, तुम अच्छा बेटा, तुम अब वज़ीर-ए-आज़म के बेटे हो, चलो तुम्हें कोऑर्डिनेटर लगा देते हैं, तुम्हें वज़ीर-ए-आज़म को मुआविन ख़ुसूसी लगा देते हैं। हालांकि जीते तो तुम नहीं हो, हार के तो तुम आए हो, इलेक्शन तो तुम नहीं जीते थे, वो तो सारे ही खैर इसी तरह आए हुए हैं। तो चलो तुम्हें जो है ना वो हम एडजस्ट कर देते हैं। तो वो बच्चे नहीं ज़िद कर बैठते, तो ये ज़िद कर रहे थे तो इनको पार्टी का ओहदा अब ये सरकार के ख़जाने से दिया गया उनको। हालांकि क्या एबिलिटी है, क्या गवर्नमेंट को सर्व कर रहे होंगे, क्या पब्लिक को सर्व कर रहे होंगे। आप सोचें कि जो कोऑर्डिनेशन का काम है ये इसमें गवर्नमेंट की सर्विस कोई नहीं है,
ये पार्टी की सर्विस है, लेकिन ओहदा सरकारी होगा, अमला सरकारी होगा, दफ्तर सरकारी होगा, जगह सरकारी होगी, काम प्राइवेट होगा। तो हमारा जो मुल्क है वो इसीलिए इस हाल को पहुंचा हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।